कि हम लोग जो है इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बहुत सी गतिविधियां हम लोग जो है उनका आयोजन कर रहे हैं। और खासकर एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो हम दैनिक प्रार्थना सभा में जो कर रहे हैं कि विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए जिन सेनानियों ने अपना योगदान दिया, अपना सहयोग दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनको याद करते हुए, उनके कार्यों का स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि, उनको अभिवादन दे रहे हैं। तो तात्पर्य कि जो आज़ादी है हमारी, उसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी ओर से योगदान दिया, जीवन का बलिदान किया, और तब कहीं एक आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं। आज़ादी के लिए अलग अलग विचारधाराएं थी। कोई विचारधारा जिसको गरम दल या नरम दल के नाम से जाना जाता है, यानी एक विचारधारा का मानना था कि एक क्रांतिकारी रूप से हमें आज़ादी जो है अंग्रेजों से लड़कर प्राप्त करनी चाहिए। दूसरी विचारधारा ये थी कि नहीं, हमें शांति की राह पर आगे बढ़ते हुए और फिर हमें अपनी आज़ादी को जो है प्राप्त करना है। दोनों का लक्ष्य जरूर एक था, थोड़े से मार्ग अलग थे, लेकिन इन दो विचारधाराओं को प्रमुख रूप से जब हम अपने आज़ादी के आंदोलन में पढ़ते हैं, 1885 में राष्ट्रीय सभा की स्थापना होती है और उसके बाद एक नई दिशा आंदोलन को मिलती है, आज़ादी के आंदोलन को। और महत्वपूर्ण जो नेता है इन आंदोलनों के, उनको तो हम जानते ही हैं, काफ़ी चर्चाएं उनकी हमने सुनी है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चा हम नहीं सुन पाए, या उन्होंने अपनी ओर से अपना योगदान तो दिया लेकिन एक तरह से गुमनाम हो गए। ऐसे ही गुमनाम चेहरों को भी हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत याद कर रहे हैं। तो ये सब कहने का तात्पर्य है कि आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी इन्हीं विषयों से कुछ प्रेरित है। क्योंकि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी ओर से सहभागिता करने वाले या सक्रिय आंदोलन करने वाले जो लोग थे, उनके साथ साथ ऐसे भी लोग थे जो इन आंदोलनों में भाग लेने के साथ साथ अपनी कलम के माध्यम से जो है इनकलाब का नारा लगा रहे हैं। कहते हैं कि कलम तलवार से अधिक जो है तेज होती है। तो अपनी लेखनी से, अपने वाणी से, अपने वचनों से, अपनी कविताओं से, अपने नारों से वो भारतीय जनमानस को चेताने का, उनको स्मरण करने का कार्य जो है वो प्रफुल्लित करने का, प्रज्वलित करने का, यानी ये जो यज्ञ था, एक तरह से ये आहुति यज्ञ था, स्वतंत्रता की आहुति जो चल रही थी, या स्वतंत्रता संग्राम का जो ये यज्ञ जो इस चिंगारी को और अधिक तेज देने का कार्य जो है ये क्रांतिकारी कवि कर रहे थे। यानी कई ऐसे लोग थे जो सक्रिय आंदोलन में प्रतिभागिता करने के साथ साथ, अंग्रेजों से लड़ने के साथ साथ, अपनी लेख के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने नारों के माध्यम से देशवासियों को जगाने का कार्य करते थे, उनको चेताने का कार्य करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते थे, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरणा देते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये विचार, जैसे जैसे ये भाव, जैसे जैसे ये कविताएं लोगों तक पहुंचती गई, लोगों की चेतना जागृत होती गई और इस बहुत बड़े आंदोलन से जो है एक देशव्यापी आंदोलन जो है लोग जुड़ते चले गए और ये आज़ादी का आंदोलन जो है देशव्यापी आंदोलन बना। देश के कोने कोने से लोग जो है इस आंदोलन से जुड़ते गए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को पढ़ते ही जो जोश, एक वीर रस का जो उत्साह का संचार हम में होता है, वो उसी प्रकार का संचरण, उसी प्रकार का उत्साह, उसी प्रकार का जोश जब हम आज़ादी से पहले जो भारतवासियों के अग्रम में है
जोश जगाने का कार्य है ऐसे गीतों ने किया। वंदे मातरम मात्र शब्द नहीं बल्कि मंत्र बना हुआ था कि जिन दो शब्दों के लिए लोग मर मिटने को तत्पर होते थे। अंग्रेज तक इन शब्दों से डरी हुई थी कि वंदे मातरम कहना भी जो एक तरह से जुल्म समझा जाता था और अंग्रेज कैद कर लेती थी लोगों को। इतनी दहशत, इतना खौफ एक तरह से वंदे मातरम इन शब्दों का था। इसी से हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से एक ताकत जो है वाणी की, शक्ति की, शब्दों की होती है कि इतनी बड़ी हुकूमत, इतने बड़े शासन को तक इन दो शब्दों से डर लगने लगा था। इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन नारों से जो है अंग्रेज सरकार थरथराने लगी। और सभी देशवासियों को हिंदी के माध्यम से, हिंदी कविताओं के माध्यम से जोड़ा जाने लगा। एक विशिष्ट धारा ही उस समय कविताओं की चली जिसको राष्ट्रीय काव्य धारा के नाम से पुकारा जाता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। और उनमें एक प्रमुख कवि है माखन सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के शीर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। एक पुष्प की अभिलाषा है, फूल की अभिलाषा है कि वो क्या करना चाहता है। वो देश के लिए लड़ने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले वीरों के चरणों में समर्पित हो जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो उत्सर्ग की, बलिदान की भावना उसमें भरी। वो किसी सुंदरी के गहनों में, उसके गजरों में गूंथना नहीं चाहता अपने आप को, किसी माला में, किसी हार का हिस्सा नहीं होना चाहता, सम्राटों के शव के जो पुष्प चक्र अर्पित होते हैं उसका हिस्सा वो नहीं होना चाहता। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ना ही मैं किन्हीं ईश्वर की मूर्त पर, उन पर चढ़कर ना ही अपनी किस्मत पर इठलाना चाहता हूँ, बल्कि मैं इठलाऊंगा कब, या मैं अपने आप को कब खुशमित समझता हूँ। उसकी चाह क्या है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम, उसी रास्ते पर मैं जाना चाहता हूँ, उस रास्ते की वंदना करना चाहता हूँ, उस रास्ते पर समर्पित होना चाहता हूँ जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। देश के लिए बलिदान करने के लिए तत्पर, उत्सर्ग की भावना से भरे हुए मेरे देश के सुपुत्र, मेरे देश के क्रांतिकारी जिस रास्ते से जाते उस रास्ते पर मैं समर्पित करना चाहता हूँ अपने आप को, उनकी वंदना करना चाहता हूँ। तात्पर्य है कि जिस देश के पुष्प में, फूलों में इस प्रकार की अभिलाषा है तो उस देश के नागरिकों की क्या बात हो सकती है। एक पुष्प जहां मिटना चाहता है वहां देश के जीते जाते नागरिक जो है वो भी अपने देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। तो इस प्रकार के क्रांतिकारी कवियों में से एक, जो एक तरफ तो सक्रिय आंदोलन में हिस्सा भी लेते थे अंग्रेजों के खिलाफ, और दूसरी ओर अपनी कविता से, अपनी वाणी से, अपनी कलम से जो है एक तरह से जंग लड़ रहे थे। इस जो संघर्ष चल रहा था आज़ादी के लिए, जो युद्ध चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, जो ज्वाला एक तरह से सुलगी हुई थी, उसको और अधिक प्रज्वलित करने का कार्य ये लोग अपनी कविताओं के माध्यम से करते थे। तो सक्रिय आंदोलन में सहभागिता होने के कारण स्वाभाविक है कि जेल भी इनको हो जाती थी। तो ऐसे ही जेल में है कवि माखनलाल चतुर्वेदी, और जेल में रहते हुए कोयल की पुकार वो सुनते हैं, कोयल की हुंकार सुनते हैं, और फिर कोयल से वो संवाद साधते हुए अपने जेल में उनकी जो स्थिति है, जेल में जो दशा है, अंग्रेज सरकार जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार जेल में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों पर जो है करती है, उसका एक जीवंत चित्र इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है खींचा है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। हमेशा ध्यान रखना आप लोग, बड़े बड़े परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं होती है, उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है
एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी है। उन्होंने उस नाम से कुछ कविताएं भी लिखी है। मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। 16 वर्ष की उम्र में वो शिक्षक बने और शुरुआती दौर में एक देशभक्त कवि और पत्रकार होने के नाते उन्होंने कर्मवीर और प्रताप नाम की जो पत्रिकाएं चलती थी उनका संपादन किया। उन्हें राष्ट्रीय भावना से जुड़ी हुई कविताओं, जो राष्ट्रीय भावना से जुड़ी कविताओं की जो विशिष्ट काव्यधारा चली, उसमें से एक प्रमुख कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी है। राष्ट्रीय काव्यधारा उसको कहा जाता है। भक्ति, राष्ट्रभक्ति, प्रेम, प्रकृति संबंधित कविताएं उन्होंने लिखी। इस कविता की अगर बात करें तो इसमें जो ब्रिटिशों की हुकूमत का और भारतीय लोगों के शोषण तंत्र का एक अत्यंत सटीक विश्लेषण ये कविता करती है। कविता उनकी काफी चर्चित है, काफी लोकप्रिय है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके साथ जेल में जो दुर्व्यवहार होता था, जो उनको यातनाएं दी जाती थी, उसका एक जीवंत चित्र इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। जेल का जीवन कवि का एकाकी है, उदास है और कोयल से फिर वो अपने मन का दुख जो है साझा करते हैं। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, आक्रोश व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कोयल से कि देखो ये मधुर गीत गाने का समय नहीं है, ये समय है मुक्ति के गीत गाने का, मुक्ति के गीत सुनाने का और लोगों को मुक्ति के लिए, आजादी के लिए और अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित करने का ये समय है। कवि ऐसी कल्पना करता है कि मानो कोयल भी जो है एक तरह से पूरे देश को कारागार के रूप में देखती है और इसलिए अर्धरात्रि में डर कर एक तरह से चीखती है। सही है, पूरा देश एक तरह से कारागार ही है। कारागार का या जेल का मतलब क्या है कि हम बंधन में हैं, स्वतंत्र नहीं है। और उस समय यही स्थिति थी कि सभी देशवासी जो थे अंग्रेजों के बंधन में बंधे हुए थे। अस्वतंत्रता या गुलामी की जंजीरों से जो है वो जकड़े हुए थे, तो बंधन में थे ही। तो एक तरह से जेल का ही रूप पूरा देश का था, ऐसा मानो कोयल को लगता है और इसलिए वो अर्धरात्रि में चीख उठती है। कोयल के बोलने की कुछ कल्पनाएं कवि इस कविता में करते हैं। तो विस्तार से इस कविता को अब हम पढ़ते हैं और एक प्रकट वाचन मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, फिर आप लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर उसके अर्थ को भी हम धीरे धीरे एक 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 बारीकी से समझते जाएंगे। पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं इस कविता को। पूरी कविता एक साथ पढ़ने से जो भाव है उस कविता का या एक जो रस है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है बेटा आप लोगों को? यस यस। कविता का नाम है कैदी और कोकिला। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे हो? नो सर। कविता का नाम है कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारे के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। नीम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। विदिल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो
क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रही हो, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हिमकृति पर की ब्याली, तिस पर है गाली ए याली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मुली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणधेरी। इस हिमकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। ठीक है ना बेटा। मुझे बताइए आपका अगला पीरियड कितने बजे शुरू हो रहा है अभी। बोलो। 11:10 को। ओके ठीक है। तो मैं चाहता था कि आप लोग पढ़े, लेकिन अगर समय नहीं है तो अगले पीरियड में हम पढ़ सकते हैं। और अगले कालांश में आप लोग इस कविता को पढ़ने के लिए तैयार रहिए, और जब आप पढ़ लेंगे फिर सिलसिलेवार उसका जो है अर्थ हम समझेंगे और फिर उसके प्रश्नोत्तर की भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं और कल जो हमारा कालांश है उसमें इसको समझते हैं। ठीक है, आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं। बाय सर। ओके बेटा।